नमस्कार। अब हम आइडियोलॉजी की इस धारा में, इस चरणबद्ध विकास में उल्टा शुरू कर रहे हैं। हम चरणबद्ध विकास गलत कह दिया है, उल्टे चरणों में हम अब चर्चा कर रहे हैं। वो एक मेटा आइडियोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं जो थी, जो है। ये तो नहीं कहेंगे कि ये रहेगी, क्योंकि उत्तराद्वैतवाद कहता है भी कोई भी चीज निश्चित नहीं है तो सही, और थी भी। इन फ्यूचर पता नहीं है, वर्तमान में सबसे सॉलिड विचारधारा वही है, और वो है उदारवाद। लिबरलिज्म ये ऐसी विचारधारा है जो आपने जब फाउंडेशन किया था तब किया था, जब आपने राज्य किया था तब इसको किया था, और एज ए आइडियोलॉजी आज भी आप इसको कर रहे हैं। तो ये जब दौड़ेगी तो बहुत तेज गति से दौड़ेगी। ये इतनी अच्छी आइडियोलॉजी है जिस स्पीड क्या बहुत ही तेज है। उदारवाद, देखिए विचारधाराएं हैं वो हम बेसिकली उनको दो भागों में बांट लेते हैं। तो बड़ा सिंपल तरीका है, हम ऐसा कोई रटने नहीं ऐसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज नहीं दौड़ जाए, इसलिए ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा ब्रेक लगा लेते हैं। एक है वो जो तब पैदा हुई जब क्या आया, औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगवाद आया, औद्योगिकरण हुआ, तब इसको हम बोलते थे इंडस्ट्रियल। दूसरी वो विचारधारा है जो तब पैदा हुई जब सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल हो गई है। तो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और एक पोस्ट इंडस्ट्रियल है। पोस्ट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी जब पैदा हुई तो पहले रूढ़िवाद था, बाद में भी आ गया था, पैरेलल चल ही रहा था। इसको बढ़ावा किसने दिया? उदारवाद ने। और फिर उदारवाद की गड़बड़ियों के विरोध में कौन आया? समाजवाद। और रूढ़िवाद उदारवाद के पैरेलल भी आया और विरोधी भी है, बाद में भी आया हुआ है। उदारवाद ने जब व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया तो रूढ़िवाद वापस किसकी ओर लौटने लगा? रूढ़ियों की ओर, समाज की ओर लौटने लगा। फिर सोसाइटी हो गई है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाज। तो देखिए समस्याएं बदलती है तो विचारधाराएं भी अपना स्वरूप बदल लेती है, क्योंकि उसको तो सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। तो समस्याएं बदल गई। अब समस्या हो गई, वो हो गई नारियों की। अब समस्या हो गई पर्यावरण की, और अब समस्या हो गई व्यक्ति की सोच की। तो नई विचारधाराएं आ गई, नारीवाद आ गया, पर्यावरणवाद आ गया, उत्तर औद्योगिकवाद आ गया। 90 के बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हुआ, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिमों के झगड़े बढ़े तो इस्लामवाद आ गया। ठीक है, फाउंडलिज्म आ गया, उसको क्या बोलते हैं, मूल तत्ववाद या बोलते हैं फाउंडेशनलिज्म आ गया, कि आप किस ओर लौट रहे हैं? वापिस मूल चीजों की ओर लौट रहे हैं, आप वही धर्म वर्म जातियों की ओर लौट रहे हैं, मूल तत्वों की ओर लौट रहे हैं। तो ऐसी कुछ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी 1960-70 के बाद नई नई विचारधाराएं और आ गई। लेकिन देखिए उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो इंडस्ट्रियल एज में भी थी और पोस्ट इंडस्ट्रियल एज में भी है। 1990 के बाद भी पूरे संसार में अगर फ्रांसीसी फुकुयामा की भाषा में बात करें तो कौन सी विचारधारा है जो निर्बाध रूप से अपनी सत्यता, अपनी उसको जीत को साबित कर चुकी है? उदारवाद। तो फ्रांसीसी फुकुयामा द्वारा समर्थित इस विचारधारा की हम चर्चा करेंगे कि 1990 के बाद तो विचारधारा एक रह गई है, कौन सी? उदारवाद। इसने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है। तो ऐसी विचारधारा की आज हम चर्चा करेंगे। ये जो उदारवाद है ये उद्योगवाद के साथ पनपा था, आधुनिकीकरण के साथ पनपा था। तो ये जो सारी सीरीज खड़ी हुई थी, जिसको रेनेसा से शुरू होती है, पुनर्जागरण से शुरू होती है। पुनर्जागरण वो है जिसने मध्ययुगीन रूढ़ियों को चैलेंज किया था। फिर उसी की वजह से नए नए वैज्ञानिक प्रयोग हुए। उन्हीं प्रयोगों ने
फिर उद्योगवाद को पैदा किया, विज्ञानवाद को पैदा किया, उसी से विवेकवाद आया पुनर्जागरण और धर्म सुधार के बाद। और इन्हीं सब से क्या उभरी एक विचारधारा, उदारवाद उभरी। आधुनिक युग की विचारधारा है ये मूलतः। इस विचारधारा की विशेषता ये है, हम ये कहते हैं कि ये कैसी आइडियोलॉजी है, मेटा आइडियोलॉजी। मेटा आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी होती है जो बदलते समय के अनुसार अपने आप में बदलाव कर लेती है और ये प्रतिरोधी भावनाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है। ऐसी आइडियोलॉजी को हम कौन सी बोलते हैं, मेटा आइडियोलॉजी। तो एक होती है मेटा आइडियोलॉजी। कई बार हम ऐसी चर्चाएं करते हैं, वो कहते हैं कौन सी, क्रॉस कटिंग आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजी जिसमें दूसरी आइडियोलॉजियां घुस जाती है, वो कौन सी होती है, क्रॉस कटिंग। एक वो जो विरोधी तत्वों को स्वीकार करके ऐसा दिखाती है तत्व तो किसके थे, ये तो मेरे तत्व हैं, अपने आप को जो समय अनुकूल परिवर्तित करती रहती है और जिंदा रखती है, ऐसी को हम कौन सी बोलते हैं, मेटा आइडियोलॉजी। नारीवाद था, नारीवाद क्रॉस कटिंग था क्योंकि उसमें समाजवाद भी था और उसमें उदारवाद भी था। अभी अभी हम करके गए थे, वो करके गए थे जो ग्रीन आइडियोलॉजी करके गए। ग्रीन आइडियोलॉजी में हमने नारीवाद किया, ग्रीन आइडियोलॉजी में हमने समाजवाद किया, ग्रीन आइडियोलॉजी में हमने अराजकतावाद किया, ग्रीन आइडियोलॉजी में हमने पूंजीवाद भी किया। तो वो कैसी आइडियोलॉजी है बताओ, क्रॉस कटिंग है। तो हम ऐसी एक मेटा आइडियोलॉजी की चर्चा करेंगे, उदारवाद की। उदारवाद मूलतः पश्चिमी यूरोप में और अमेरिका में पैदा हुआ शुरुआती दौर में। ये तब पैदा हुआ जब पुनर्जागरण हो गया और धर्म सुधार हो गया। पुनर्जागरण और धर्म सुधार की वजह से एक मूल तत्व यह पैदा हुआ कि बाकी संस्थाओं की बजाय सेंटर में कौन है, व्यक्ति है। तो ये जो संसार बना हुआ है, ये संस्थाओं के लिए और संरचनाओं के लिए नहीं बना हुआ है, बल्कि ये किसके लिए बना हुआ है, व्यक्ति के लिए। तो धर्म, जातियां, राज्य, इन सब की बजाय, परंपरा रूढ़ियों की बजाय महत्वपूर्ण कौन है, व्यक्ति। तो व्यक्ति आ गया था केंद्र में। उसके बाद इस व्यक्ति को केंद्र में मान के और फिर सब चीजों का निर्धारण किया गया। तो सब चीजों का निर्धारण किया गया। तो इस व्यक्ति के ऊपर जो एक संकट था, इसका क्षरण कौन कर रहा था, धर्म कर रहा था। धर्म ये कह रहा था कि मैं सर्वोच्च हूं, मैं केंद्र में हूं। तो तू है वो भावनात्मक प्राणी है, तू कुछ नहीं जानता, तू वैसे ही चलेगा। धर्म कहता था जैसा मैं तेरे को चलाऊंगा। तो व्यक्ति ने कहा नहीं, अब पुनर्जागरण हो गया, मैं जागृत हो गया हूं, पिछले 1200-1300 साल से तेरी बात मान रहा था, अब मैं मेरे हिसाब से चलूंगा। तो धर्म की अवहेलना उसने अवहेलना क्या कर दी, उसने धर्म निरपेक्ष होना शुरू कर दिया। तो अब धर्म है ना, ये दोयम दर्जे का हो गया और व्यक्ति धर्म से क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब ईश्वर बाद में है और व्यक्ति पहले हो गया, ऐसा हुआ धर्म। दूसरा इसको जो दबाया करता था, वो कौन दबाया करता था, राज्य। मध्यकाल में राज्य से इतना संकट कोई खड़ा नहीं हुआ था। संकट तब खड़ा हुआ जब आधुनिक काल आया। आधुनिक काल में वाणिज्यवाद पनपा। आधुनिक काल में दो तलवारें गायब हो गई और आधुनिक काल में सामंतवाद जब ढीला पड़ा तो राजा निरंकुश हो गए और निरंकुश राजाओं ने अपनी ही जनता के जीवन के अधिकार को छीनना शुरू कर दिया। तो व्यक्ति बोला भी आधुनिक काल में हम सेंटर में है और राज्य हमारी जान ले रहा है। तो फिर इन्होंने राज्य को आंख दिखाना शुरू कर दिया। राज्य को ऐसी पहली आंख ब्रिटेन में दिखाई गई जो वहां प्यूरिटन क्रांति की गई और राजा की आंखें निकाल ली गई। फिर क्रांति 1688 की, ऐसी क्रांतियां हुई। उसमें यह कहा गया कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। राज्य व्यक्ति की देखरेख और प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मारने के लिए नहीं बना हुआ। ये तो कृत्रिम इकाई है, राज्य तो हमने बनाया है मिलके। तो फिर राज्य का भी विरोध शुरू हुआ। ये संरचना भी व्यक्ति को दबा नहीं सकती। कौन महत्वपूर्ण है, व्यक्ति। तो ये कहा गया कि राज्य आज के बाद कैसे होगा, सीमित होगा। और राज्य का शासन होगा वो कहां से चलेगा, सहमति से चलेगा। ठीक हो गया। फिर तीसरा जो गड़बड़ करते थे वो कौन गड़बड़ करते थे, सामंत। सामंत किसानों का शोषण करते थे। अब धीरे धीरे जब
पुनर्जागरण हुआ, विज्ञान का प्रचार हुआ, नए नए प्रयोग हुए, तो उद्योगवाद आ गया। उद्योगों में काम करने के लिए आपको मजदूर चाहिए। अब मजदूर तो आपके पास है नहीं, फैक्ट्री आपने लगा ली है, कच्चा माल भी ले आए हो, अब फैक्ट्री को चलाए कौन? किसान बोले हम तो खेतों में काम करते हैं। तो फिर इन्होंने सामंतों से कहा, अरे इनको छोड़ दो तुम किसानों को। वो बोले छोड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तब बुर्जुआ की और सामंतों की आपस में क्या हुई? लड़ाइयां। ऐसी पहली लड़ाई हुई वो अमेरिका में प्यूरिटन क्रांति, ऐसी दूसरी लड़ाई 1688 की क्रांति। ये दरअसल किसानों को मुक्त कराने के लिए बुर्जुआओं के द्वारा छेड़ा गया संघर्ष था। तो फिर सामंतों को हटा दिया गया और ये कह के कि ये जो तुम्हारे पास किसान है ये व्यक्ति भी तो है, ये जहां चाहेंगे वहां काम करेंगे। कितने सालों से तुम इसका शोषण कर रहे हो, अब ये गांव छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, मर्जी उस फैक्ट्री में जाएंगे। अब इनको अनुबंध की स्वतंत्रता है, इनको अपनी आजीविका कमाने की स्वतंत्रता है, इसको अवसर की समानता है। ये कह के और सामंतों के चुगल से किसको मुक्त करा दिया? व्यक्ति को। तो ऐसे करके और इस उदारवाद ने किसके चारों ओर एक जाल बुना? व्यक्ति के चारों ओर जाल, और इसको महत्वपूर्ण माना और ये आगे बढ़ता गया। अब उदारवाद ने ये है क्या, इसकी परिभाषित थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ऐसे मैंने कहा आया ऐसे था, ये व्यक्ति की रक्षा के लिए आया था। ये कहा अब रूढ़ियों को, सब चीजों को छोड़ो, परिवर्तन करेंगे। राज्य और सामंत इनके विरोध में खड़ा हुआ था उदारवाद शुरू में। तो उदारवाद है, इसका जो मूल भाव है जिसको हम लिबरलिज्म कह रहे हैं, इकाई से बड़ा है, लिबर्टी से बड़ा है। तो हिटलर कहता है कि इसकी आत्मा क्या है उदारवाद की? वो स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता को ही महत्वपूर्ण मानता है। इसकी बेसिक कोर थीम है ये लिबर्टी। व्यक्ति विवेकशील है। चूंकि व्यक्ति विवेकशील है इसलिए वो हर निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति स्वयं डिसाइड करेगा कि उसमें अच्छाई और बुराई क्या है, वो अच्छी तरह से जानता है क्योंकि उसमें रैशनल इंटेलिजेंस, तार्किक बुद्धि है। तो इस विवेकशीलता ने बढ़ावा दिया व्यक्ति की लिबर्टी को। तो व्यक्ति को सभी तरफ से क्या कर दिया गया? स्वतंत्र कर दिया गया। कि व्यक्ति राज्य से स्वतंत्र है, धर्म से स्वतंत्र है। राज्य व्यक्ति कुछ भी कमाने के लिए स्वतंत्र है, अपने जीवन को अपने अनुसार बनाने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्ति विचार अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र है। बस ध्यान इतना ही रखना है कि दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो लिबरलिज्म शब्द है ये लिबर्टी से बना है। जो व्यक्ति का जो मूल भाव है वो किसको मानता है? लिबर्टी को। तो ये कहते हैं समाज में अगर आपको वृद्धि लानी है, सुख का निर्माण करना है, तो किस मूल्य को ज्यादा बढ़ावा देना होगा? लिबर्टी को। तो ये कहते हैं लिबर्टी बाकी की बजाय महत्वपूर्ण है। न्याय है, समानता है, या कोई सी भी चीज है, उनकी बजाय ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्वतंत्रता है। तो न्याय, समानता, इनकी बजाय कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता। तो ये इस स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। अब लोस्की जैसे लोग आ गए। लोस्की ने यह कहा कि ये दरअसल ये आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये जीने की आदत है या सोचने की आदत है, ये जीने का तरीका है। ये लोस्की ने यह कहा ये जीने का तरीका है, ये मध्यम वर्गीय विचारधारा है, ये जीने का तरीका है। तो उदारवाद वाकई में एक जीने का तरीका है कि आप कैसे जीते हो। तो जीने का एक तो रूढ़िवादी तरीका होता है और जीने का एक उदारवाद तरीका होता है। आप नई नई चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, आप लिबरल रहते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं उनके प्रति निरपेक्ष रहते हैं, दूसरों के प्रति सहिष्णु और सहनशील रहते हैं, आप कट्टर नहीं होते हैं आप। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं वो कैसा व्यक्ति है? उदार व्यक्ति है। तो जीने का तरीका है, सोचने का एक तरीका है, व्यवहार करने का एक तरीका है। तो लोस्की इसको जीने का तरीका बोलता है जो उदारवाद है। अब हम उदारवाद को समझेंगे। उदारवाद है क्या चीज? तो
तो इसकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो समझेंगे कि ये ना एक बहुत ही व्यापक विचारों का एक संग्रह है। विचारधारा यही होती है, विचारों का एक व्यापक संग्रह। वो संग्रह जो आपके जीवन में डलता है, फिर आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक्शन ओरिएंटेड होती है कोई भी आइडियोलॉजी। तो कैसे एक्शन ओरिएंटेड है, इन सब की हम चर्चा करते हैं। उदारवाद, देखिए हर क्षेत्र में ये जो मेगा नैरेटिव्स होते हैं, ये हर क्षेत्र में आपके व्यवहार का निर्धारण करते हैं कि आपको व्यवहार कैसे करना है। उत्तराधुनिकतावाद में लियोटार्ड कहता है क्या करना है, मेगा नैरेटिव्स का विरोध करना है। अब ये बताएगा कि आपको व्यवहार कैसे करना है, सर्वोच्च व्यवहार, सुखी व्यवहार, अच्छा व्यवहार कौन सा है। तो ये सामाजिक व्यवहार कैसे करना है। तो हम सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद क्या कहता है, ये कहता है कि सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों को कौन सा अधिकार मिलेगा, जीवन का अधिकार मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगा सामाजिक क्षेत्र में। सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों को कौन सी समानता मिलेगी, कानूनी समानता मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों को अंतःकरण की स्वतंत्रता मिलेगी। सामाजिक क्षेत्र में सभी लोगों को वाक व अभिव्यक्ति की स्वायत्ता और आजादी होगी। ये है जीवन का अधिकार, कानूनी समानता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति, चयन की स्वतंत्रता, कि आप जो चाहें उसका चयन कर सकते हैं समाज में। चाहे उससे शादी करें, चाहे वो चीज खरीद के लाएं, चाहे वो चीज आप खाएं। उदारवाद ये कहता है आपका जीवन है, आप कुछ भी करने के लिए आजाद है। रूढ़िवाद है, ये आपके खान पान तक के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। पता है, ये कहता है कि खान पान वो है जो आप जिसका चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक क्षेत्र में ऐसा होता है। फिर ये आ जाता है कौन से क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में। ये क्या कहता है, ये भेदभाव रहित समाज बनाना चाहता है जिसमें सामाजिक भेद नहीं होते। आगे और चर्चा कर लेंगे, सामाजिक भेद नहीं होते इसमें। ये क्षेत्रीय भेद, भाषाई भेद, लैंगिक भेद है, इनका समर्थन नहीं करता है। ये समाज में, देखो कितनी बड़ी बात है, अभी कह रहे हैं, ये कहता है कि समाज में क्या नहीं होने चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ये विशेषाधिकारों का विरोध करता है और किसी भी प्रकार के जो अन्याय पैदा होते हैं उनका विरोध करता है इन विशेषाधिकारों की वजह से। अब आ गया राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में ये कहता है कि राज्य है वो कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। राज्य है वो कैसा होना चाहिए, संवैधानिक। सीमित राज्य है, संवैधानिक राज्य। और ये कहते हैं सरकार है वो किस पे आधारित होनी चाहिए, सहमति पे आधारित होनी चाहिए। और भी बाद में चर्चाएं करेंगे, बड़ी बड़ी चर्चा ये है। राजनीतिक क्षेत्र में ये सीमित सरकार का, संवैधानिक राज्य का और सहमति के शासन का समर्थन करता है। अब मैं क्या फर्क पड़ता है कि मैं ये सीमित शासन का फर्क करता है, संवैधानिक सरकार लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा तो ये है सीमित, संवैधानिक और सहमति। राज्य सीमित होगा, क्योंकि राज्य सीमित होगा तो अपने नागरिकों पे निरंकुशता नहीं कर पाएगा। तो नागरिकों के अधिकार दे दिए जाएंगे, लिखित संविधान होंगे, राज्य वही काम करेगा जो इसको कहा जाएगा, अपनी सीमाओं को पार नहीं करेगा। तो ऐसे राज्य को हम क्या बोलते हैं, सीमित राज्य। ऐसे ही राज्य को जहां संविधान के द्वारा, कानूनों के द्वारा राज्य और राजा की सत्ता सीमित कर दी जाती है, उसको कौन सा राज्य बोलते हैं, संवैधानिक राज्य। और यहां जो सरकारें होगी वो कैसी होगी, यहां लोकतंत्र होगा। तो राजनीतिक रूप से ये किसको पसंद करते हैं, लोकतंत्र को पसंद करते हैं। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र। हम जो इस उदारवाद की जो छवि बना के रखते हैं वो मूलतः किस क्षेत्र की बना के रखते हैं, आर्थिक क्षेत्र की। जबकि यहां भी काम करता है, यहां भी काम करता है। और आर्थिक क्षेत्र में इसकी चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में इसने न्याय की बजाय ज्यादा बढ़ावा किसको दे दिया था, अन्याय को दे दिया था। इसलिए इस क्षेत्र की चर्चा ज्यादा होती है, आर्थिक क्षेत्र।
आर्थिक क्षेत्र में यह कहता है कि पूंजी है उस पर कैसा स्वामित्व होना चाहिए, निजी स्वामित्व होना चाहिए। अगर आपको समाज का आर्थिक विकास करना है तो यहां प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और बाजार कैसा होना चाहिए, खुला बाजार होना चाहिए, मुक्त प्रतिस्पर्धा हो, मुक्त और खुला बाजार हो। हर चीज है वो मांग और पूर्ति के हवाले कर देनी चाहिए, और राज्य है वो बाजार के मामले में हस्तक्षेप लेसेज फेयर होगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। व्यक्ति अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग कुछ भी करेगा। योग्यता महत्वपूर्ण हो, जो चाहे उतना पैसा कमाओ आप। संपत्ति का अबाध अधिकार होगा, संपत्ति का अधिकार। ये लो जी, ये तो सिंपल चीज है आर्थिक से। निजी स्वामित्व होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, खुली प्रतिस्पर्धा, खुला बाजार होगा, बाजारवाद होगा, हर चीज बाजार के हवाले होगी। राज्य कोई काम है तो राज्य कैसा होगा फिर आप बताओ? राज्य रात्रि प्रेरी होगा, बाकी सारे काम कौन करेगा? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क निर्माण है, रेलवे है, ट्रांसपोर्टेशन है, पानी सप्लाई है, बिजली सप्लाई है, सारा प्राइवेट सेक्टर के हवाले होगा। राज्य बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसी बाजार को नुकसान होता है राज्य का हस्तक्षेप करने से। बाजार को मांग और पूर्तियों के हवाले कर दिया जाएगा। योग्यता तत्व तो महत्वपूर्ण होगा, जो जितना योग्य होगा, श्रम करेगा उतनी क्या कमा लेगा, संपत्ति कमा लेगा। तो ये बहुत सारे विचारों का जब जो सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जब इन्होंने ये सारे विचार कह दिए तो हमने कहा कौन सी विचारधारा पैदा हुई? उदारवाद। तो हम कहते हैं कि विचारधारा, विचारों का क्या होता है? एक समूह होता है। वो समूह एक्शन ओरिएंटेड होता है। अब आप क्या करते हैं? अगर आप उदारवादी हैं तो ऐसे जिएंगे, जैसे ही कणक बंटने आएगी गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत, आप बहस शुरू कर देंगे। ये कोई तरीका थोड़ी है। राज्य का काम कणक बांटना नहीं है, व्यक्ति को खुद कमा के कणक खानी चाहिए। किसको महत्व देना चाहिए? योग्यता। फिर क्या हुआ कि चुनाव में गड़बड़ हो गई और एक आदमी लठ के बल पे क्या बन गया? सरपंच बन गया। तो आप क्या शोर मचाओगे? ये तो गलत तरीका है, इसने सहमति नहीं ली है, ये तो तानाशाही कर गया है, लोकतंत्र का इसने मजाक उड़ा दिया है, ऐसा उसका विरोध करेंगे। आपको कोई पीट गया, कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आप कहेंगे मेरे को जीवन का अधिकार है, ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्या? आपने अपने ही राजा की अवहेलना शुरू कर दी, उसकी आलोचना शुरू कर दी, तो वो उस राजा ने आपको कुछ कह दिया तो आप कहेंगे आप ऐसा कैसे करें, मुझे विचार और व्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। आपसे धर्म ने आपसे जबरदस्ती की कि आपको इसी धर्म का पालन करना पड़ेगा, वरना हम आपका हुक्का पानी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप ऐसे कैसे कर दोगे? भाई मैं हूं, मेरे को अंतःकरण की क्या है, स्वतंत्रता है, और मैं धर्म की कुरीतियों का, रूढ़ियों का तो विरोध करूंगा, मैं धर्म को मानूंगा भी नहीं, तो मैं तो धर्मनिरपेक्ष हूं। तो ऐसे व्यवहार करते हैं आप। तो ये हमने कौन सी विचारधारा देखी? उदारवादी, जो लोकतंत्र को, पूंजीवाद को और धर्मनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण मानती है। ये ऐसी विचारधारा की हमने उदारवाद। अब उदारवाद का जो डेवलपमेंट हुआ वो चरणबद्ध रूप में हुआ। पिछले 300 सालों से अपने अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन करती ही आ रही है। देखिए, जो विचारधारा स्वयं में परिवर्तन नहीं कर पाती वो विचारधाराएं क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती। तो विचारधाराएं अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करती है? अपने अंदर परिवर्तन करती है। तो ऐसा मार्क्सवाद ने भी किया था और ऐसा कौन करता है? उदारवाद भी करता है। तो उदारवाद ने किया क्या है? उदारवाद का जो शुरुआती स्वरूप था वो किसके विचारों में उभरा? जॉन लॉक के विचारों में उभरा। जॉन लॉक वो था जो सहमति को आवश्यक मानता था, जिसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत देके और राज्य को कृत्रिम कर दिया था। तो जॉन लॉक कृत्रिम राज्य को मानने वाला था। जॉन लॉक अधिकारों को क्या मानता था? प्राकृतिक मानता था। जॉन लॉक जो सामाजिक समझौते पे बल दिया करता था। जॉन लॉक था जो किसको महत्वपूर्ण मानता था? सहमति को। जॉन लॉक वो था जो राज्य के खिलाफ क्रांति की इजाजत देता है। क्रांति में बहुसंख्यक लोग
चुनाव के माध्यम से सरकार को हटा सकते हैं, वो है क्रांति। तो वो है लोक, जो कहता है राज्य सामाजिक समझौते से बनी हुई कृत्रिम इकाई है, इसको बनाया गया था प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए। सहमति के बगैर सरकार का गठन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी समझौता होता है उसके लिए क्या चाहिए? सहमति चाहिए। सहमति ये हुई थी कि राज्य हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, और नहीं करेगा तो बताओ हम क्या कर देंगे? क्रांति कर देंगे। ये विचारों से राज्य चल रहा था। फिर ठहराव आने लगा तो एक व्यक्ति और आ गया, कौन सा? बेंथम। इस लोक जैसे लोगों ने प्राकृतिक अधिकारों पे बल देके और ये कहा अधिकार तो प्रकृति प्रदत्त है, राज्य इनमें हस्तक्षेप है नहीं करता। कैसे अधिकारों का आगाज कर दिया? नकारात्मक और अबाध अधिकारों का आगाज कर दिया। तो बेंथम बोला ऐसा नहीं है। बेंथम ने कहा कि कोई सामाजिक समझौता नहीं हुआ था। राज्य मानते हैं कर्तव्य का ये, लेकिन सामाजिक समझौता वाला गपोड़ मारने की जरूरत नहीं है। अधिकार प्राकृतिक नहीं होते, अधिकार होते हैं राज्य के द्वारा प्रदत्त। तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को बैसाखियों पर टिकी हुई बकवास कह के और इनको क्या बता दिया? राज्य प्रदत्त। तो अधिकारों का और कानूनों का कैसा सिद्धांत पैदा हुआ? वैधानिक सिद्धांत पैदा हुआ, कानूनी सिद्धांत वैधानिक, कि अधिकार और ये राज्य प्रदत्त होते हैं, अधिकार प्राकृतिक नहीं होते। तो वैधानिक अधिकारों की चर्चा की। और चूंकि राज्य के द्वारा प्रदत्त होते हैं, इसलिए राज्य क्या करता है? इन पे सीमाएं भी लगा सकता है, क्योंकि रक्षा करनी है। तो रक्षा करनी है तो कई बार कई लोग क्या सोचते हैं, ये तो अबाध है, अबाध है तो ये तो प्राकृतिक है, ये मान के एक दूसरे के अधिकारों में क्या कर देते हैं? हस्तक्षेप। इनको पता ही नहीं चलता। तो अब क्या करेगा? अधिकार वैधानिक होंगे तो उनमें प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और प्रतिबंध का आधार उसने कहा एक ही आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इसने फिर आधार दे दिया कि सरकार होगी वो काय पे आधारित तो होगी? बहुमत पे। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ाने वाली बहुमतवाद ले आया ये। तो ऐसे बेंथम ने उसको थोड़ा सा कैसा रूप दे दिया? सकारात्मक रूप, कि राज्य है वो इसलिए टिका हुआ है क्योंकि वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को बढ़ावा दे रहा है। तो इसने जन कल्याण को, जनता के हित को ज्यादा महत्व दिया और ज्यादा अच्छी तरह से समझाया। तो ये बेंथम आया। फिर ये चलता रहा। ये मेन थीम तो वही थी, पूंजीवाद पूंजीवाद वही थी। फिर आ गया जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने कहा कि उपयोगिता महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य इसलिए नहीं टिका हुआ कि इसका काम उपयोगिता बढ़ाना है। ये इसने कहा कि राज्य का काम क्या है? लोक के अकॉर्डिंग राज्य का काम क्या है बताओ? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। इसने कहा कि राज्य का काम है क्या बढ़ाना? उपयोगिता बढ़ाना, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख करना। और रॉल्स ने कहा कि उसका काम उपयोगिता बढ़ाना नहीं है, इसका काम है लोगों को कौन सा न्याय देना? सामाजिक न्याय देना। और सामाजिक न्याय फिर वो बहुमत को नहीं देगा। ये नहीं कि 51 को दे देगा और 49 को नहीं देगा। ये सब के सब लोगों को क्या देगा? वही तो न्याय होता है सामाजिक न्याय, कि सभी लोग वो सुखी हो, उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक न्याय। तो कुछ लोग तो पहले से सुखी होते हैं, तो ये दुखी लोगों को क्या करेगा? सुखी करेगा। ये क्या करता है बताओ? ये सुखी लोगों को ज्यादा सुखी करता है। तो ये क्या करेगा? हास्याकर्त और दुखी लोगों को सामाजिक न्याय देगा। तो राज्य का काम है न्याय की स्थापना करना। बेंथम ने कहा कि राज्य का काम है उपयोगिता बढ़ाना, लोक ने कहा इसका काम है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। ऐसे करके और उदारवाद अपना चेहरा बदलता गया। पहले लोक आया, फिर बेंथम जैसे लोग आए, और उसके बाद रॉल्स जैसे लोग आए। अब इसी अकॉर्डिंग फिर हमने देखा कि उदारवाद कितने प्रकार का है? मूलतः 2 प्रकार का है। टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म करते हैं, उदारवाद 2 प्रकार का है। लेकिन हम एक और करेंगे। अभी लोक वाला कौन सा है? चलो ऐसे आपको वैसी आइडिया लग जाएगा। बताओ लोक वाला कौन सा है? वो है पुराने वाला उदारवाद। फिर आया उपयोगितावाद। ठीक है, चलो ये है। अब ऐसा करते हैं, ये उसी का पार्ट है। उदारवाद मूलतः 3 रूपों में विकसित हुआ, 3 अलग अलग समय में आया। एक को हम कहते हैं
शास्त्रीय उदारवाद, ये आपने खूब, ये तो साधारण सी शब्दावली है जो 20 बार पढ़ी है, शास्त्रीय उदारवाद। इसमें गड़बड़ हुई और अमीरी गरीबी बढ़ी तो क्या आया? आधुनिक उदारवाद। और इस आधुनिक उदारवाद के बाद पिछले 50-60 साल में उदारवाद की 2 धाराएं या 3 धाराएं पैरेलल चल रही है। एक चल रहा है नव उदारवाद, एक चल रहा है इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद, और एक चल रहा है उदार समतावाद। ऐसे डेवलप हुआ है। ये आया 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ये आया मूलतः 19वीं और 20वीं शताब्दी में, और ये आया है 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। मान लो कुछ पूर्वार्ध में, मेनली उत्तरार्ध में आया। ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेके 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक है, यानी 1850 से लेके 1950 तक, 101 साल तक ये आधुनिक उदारवाद है। शास्त्रीय उदारवाद लगभग 150 साल तक चला, और अब जो जमाना है वो नव उदारवाद का, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवाद का, और क्या का, उदार समतावाद का है। ऐसे करके इसके भांति भांति के स्वरूप है। हम जब चर्चा करेंगे तो समस्त रूपों की चर्चा करेंगे। शुरुआत किससे करेंगे? शास्त्रीय उदारवाद से करें। एक बार विराम देते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।